हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हमारी रिवीजन की चौथी क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं और उसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर और पेड कोर्सेज में अवेलेबल हैं। वहां से जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। और आज हम लोग यहाँ पर चौथी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं और फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2-4 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में आपको अपने आंसर नोट डाउन करने हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 कितने नंबर आप लोगों के आए। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया। Who is the head of the recently constituted SEBI's Advisory Committee for the Leveraging Regulatory Technology Solutions ALERTS? Leveraging Regulatory and Technology Solutions के लिए हाल ही में सेबी के द्वारा पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है, ये इससे पूछा गया। सेबी की एक कमेटी हुआ करती थी लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए, उसी का अभी हाल ही में पुनर्गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर से उसको पुनर्गठित किया गया है। तो पुनर्गठित हो जाने के बाद में इस कमेटी का जो है हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा सुनील वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुनील वाजपेयी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पुनर्गठित कमेटी में टोटल 7 मेंबर होंगे। इस पुनर्गठित कमेटी में टोटल 7 मेंबर होंगे और इसका हेड जो है सुनील वाजपेयी जी को बनाया गया है। और ये ट्राई के फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर थे। ये सुनील वाजपेयी जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर हुआ करते थे। ठीक है, अब इस कमेटी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस ये कमेटी का नाम याद रखो और इसका हेड किसको बनाया गया है ये याद रखो। टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। चेयरपर्सन माधवीपुरी बच्चन, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In order to encourage startups to develop financial products, which payments bank has recently launched a FinCalvation प्लेटफॉर्म। ठीक है, वित्तीय उत्पादों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में FinCalvation नाम से एक पहल शुरू की हुई है, ये इसमें पूछा गया। ठीक है ना, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, पहले आप लोग आंसर दोगे फिर मैं बताऊंगा। इसमें ये पूछा गया है कि FinCalvation प्लेटफॉर्म जो है किस पेमेंट बैंक के द्वारा भी रिलीज किया गया है और जिससे कि स्टार्टअप्स टू डेवलप फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए इंकरेज किया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है। और अब तक आप लोगों ने पेमेंट बैंक का नाम कमेंट कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका आंसर है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका आंसर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और FinCalvation, इस तरीके से आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को मतलब ये कर लेना, याद हो जाएगा इजीली आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन में जितने भी और ये पेमेंट्स बैंक देंगे इनका हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल कर लो। नेक्स्ट, यूपीआई हैज रिसेंटली बीन ऑपरेशनल एट न्यू पे टर्मिनल अक्रॉस द विच कंट्री। भीम यूपीआई हाल ही में किस देश में नियो पे टर्मिनलों पर चालू हुआ है अभी। ठीक है ना, भीम यूपीआई हैज रिसेंटली बीन ऑपरेशनल एट नियो पे टर्मिनल्स अक्रॉस द विच कंट्री। ठीक ना, कौन से देश में नियो पे टर्मिनलों पर भीम यूपीआई भी हाल ही में चालू किया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर आप लोग दो। नियो पे अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत गलती के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दिया होगा आंसर इसका, मैं मानता हूँ ऐसा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन नंबर ए जो है यूएई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यूएई इसका आंसर हो जाएगा। जो नियो पे है ना, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। तो ये जो है दुबई बेस्ड मशरेक बैंक की पेमेंट सब्सिडरी है। ठीक ना, दुबई में एक बैंक है दुबई बेस्ड मशरेक बैंक, कई बार हम लोगों ने सुना हुआ है उसका नाम। उसी की पेमेंट सब्सिडरी है ये नियो पे। और अभी हाल ही में इसी नियो पे ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक ना, इसी नियो पे ने अभी हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल, ठीक है, एनआईपीएल के साथ में ये अनाउंसमेंट किया कि भीम यूपीआई यूएई के सभी नियो पे टर्मिनल्स पर ऑपरेशनल हो जाएंगे, ऑपरेशनल करने का निर्णय लिया। ठीक ना, तो एनआईपीएल ने ये अनाउंसमेंट किया कि भीम यूपीआई यूएई के सभी नियो पे टर्मिनल्स पर ऑपरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएई। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच फंड हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द सिडबी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर द सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड एसडीएफ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर्स। कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत हाल ही में सिडबी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कितना फंड दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। ठीक ना, इसमें अभी हाल ही में सिडबी के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ फंड दिया गया है, जिसके क्यों दिया गया है, जिससे कि जो भी स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी जो डिमांड है, बढ़ती डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। और ये जो फंड दिया गया है सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड SCDF के तहत में दिया गया है। तो फंड का अमाउंट कितना ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है 600 करोड़ रुपीज इसका आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर है 600 करोड़ रुपीज़, 600 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये अमाउंट आप याद रखो, किसके द्वारा फंड दिया गया है ये याद रखो, कितना दिया गया है ये याद रखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखो। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में हो जाएगा। सीएमडी सिडबी का कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, आप लोग रिकॉल करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द हेड ऑफ द रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड सेबीज मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी एमडीएसी? हाल ही में पुनर्गठित सेबी की मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी एमडीएसी का प्रमुख कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी है सेबी की, जिसको अभी हाल ही में रिस्ट्रक्चर किया गया था। रिस्ट्रक्चर होने के बाद में जो है उसका हेड कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एम एस साहू ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इसका आंसर इंस्टेंट मैंने बताया, तो जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था उतनी देर में इसका आंसर आप लोगों ने सही किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एम एस साहू जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो एम एस साहू जी हैं ये IBBI, ठीक ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के एक्स चेयरपर्सन हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में इस समय प्रोफेसर भी हैं। पहले इस कमेटी में टोटल 20 लोग हुआ करते थे। आफ्टर द रिस्ट्रक्चर हो जाने के बाद में इसमें इस कमेटी में टोटल 21 लोग हो गए। और ये जो कमेटी है मार्केट डाटा के बारे में एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाएगी, पूरी तरीके से डाटा पर ही ये काम करेगी। जो पॉलिसी है मार्केट डाटा के बारे में एप्रोप्रिएट पॉलिसीज वगैरह बनाकर इसको सेबी को देगी, तो मार्केट डाटा पर ही ये पूरी तरीके से काम करेगी। सेबी की बात हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, माधवीपुरी बच्च जो है इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद किंड्रेल, ये US बेस्ड IT कंपनी अपने IT बुनियादी ढांचे, परिचालन दक्षता और डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम में सुधार के लिए हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने US स्थित IT कंपनी किंड्रेल के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, पहले आंसर आप लोग बताओगे फिर मैं बताऊंगा। बताओ इसका आंसर दो आप लोग, ठीक है। 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रहते हैं। आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच में साझेदारी हुई, क्यों हुई, बस ये दोनों चीज़ें याद रखो। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा डीप में जाने की नहीं है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। MD एंड CEO आप लोग रिकॉल करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ए रेगुलेटरी बॉडी अंडर द jurisdiction of the Ministry of Finance, the total enrollment in Atal Pension Yojana API has crossed as much as of March 2022, ठीक ना। वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक नियामक संस्था पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन मार्च 2022 तक कितने को पार कर गया। मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत में कुल कितने का कितना नामांकन हुआ, बेसिकली ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4.1 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4.1 करोड़ रुपीज़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन सेम हो सकता है, थोड़ा सा जानते हैं। PFRDA की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के अंदर ही काम करता है, उसके अंदर काम करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये पता है आप लोगों को। इसी ने अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले अप्रैल या मार्च अप्रैल में कुछ डाटा रिलीज किया हुआ था, और उस डाटा के अनुसार जो है अटल पेंशन योजना के तहत में मार्च 2022 तक लाभार्थियों की संख्या 4.01 करोड़ को क्रॉस कर गई थी। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से लगभग 99 लाख अभ्यर्थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान लगभग 99 लाख, ठीक है, लोगों को जो है इसमें से मतलब लगभग 99 लाख लाभार्थी जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान इस योजना से जुड़े हुए थे, ठीक ना। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक सेक्टर के बैंकों के द्वारा इस योजना में लगभग 71% इन्वॉल्वमेंट हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, देखो कि गवर्नमेंट की स्कीम को सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं इस योजना में टोटल उनके द्वारा इस योजना के तहत में टोटल 71% का इन्वॉल्वमेंट किया गया था, जबकि RRBs के द्वारा जो है 19% का वो मतलब इन्वॉल्वमेंट किया गया था। और प्राइवेट सेक्टर की अगर लोग बात करें तो केवल 6% है, ओनली 6%, ठीक है, केवल 6% का इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के द्वारा इसमें किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो।
मतलब ध्यान क्या रखो, पता करो ना कि गवर्नमेंट बैंकें कितनी अच्छी हैं और कितना किस लेवल पर जाकर काम करती हैं सरकार की योजनाओं के लिए। लेकिन बस वही है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, वो अलग मैटर जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने बात किया पब्लिक सेक्टर बैंक 71%, आरआरबी जो है 19%, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6%, और अगर हम लोग पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इन दोनों ने मिलाकर लगभग 3% का एनरोलमेंट इसके तहत में किया है, ठीक है। इस स्कीम में किया हुआ इतने का एनरोलमेंट है। अटल पेंशन योजना क्या है, थोड़ा सा जाने, इसको जान लेते हैं यहाँ पर, या पता होगा आप लोग जानते हैं। बेसिकली अटल पेंशन योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। इसके तहत में गारंटीड पेंशन दिया जाता है। और ये अटल पेंशन योजना जो है पीएफआरडीए के द्वारा जो है ये मतलब मैनेज की जाती है, चलाई जाती है। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से लेकर 40 साल का है, इसके तहत में कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से लेकर 40 साल का बीच है और उसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो स्कीम के तहत मतलब इससे जुड़ सकता है। और उसे 60 साल के बाद में उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो जितना भी वो कंट्रीब्यूट किया रहेगा उस हिसाब से लेकर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पर मंथ गारंटेड पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। और डेथ हो जाने के बाद में उसकी जो भी पेंशन रहेगी उसकी स्पाउस को दे दी जाएगी, ठीक है। डेथ होने के बाद में ये पेंशन उसकी स्पाउस को दी जाएगी। और एपीआई के तहत में जो भी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत में एनरोलमेंट किया हुआ है उसमें से लगभग 44% जो है वो फीमेल मेंबर हैं, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो हमारा 56% होता है वो मेल मेंबर, ठीक है। तो ये कुछ डाटा थे और कुछ चीज़ें थी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, बढ़िया था, थोड़ा सा जानना इसमें हमको जरूरी था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और आप लोग सब लोग ना अपना स्कोर करते जाओ, वीडियो के एंड में मुझे स्कोर चाहिए कि किसका कितना आया। Cabinet Committee on Economic Affairs (CCE) has recently approved the extension of the PM Swanidhi beyond March 2022 till which date? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में पीएम स्वानिधि को मार्च 2022 से आगे किस तारीख तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि पीएम स्वानिधि स्कीम जो है उसको मार्च 2022 से कब तक बढ़ा दिया गया, बेसिकली इसमें ये पूछा गया है। और 31 दिसंबर 2024 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और ये आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जितनी देर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जितनी देर में मैंने हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ा उतनी देर में आप लोगों ने अपना आंसर दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। मैंने इसका भी आंसर इंस्टेंट बताया, लेकिन जितनी देर मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतनी देर में आपको उसका आंसर पता होगा, आपने कमेंट किया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक ना। और जो भी क्विजेज आप लोग देते हो, जो भी चीज़ें करते हो ना, इसमें पूरी ईमानदारी के साथ पार्टिसिपेट किया करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ वीडियो पॉज कर दो, उस टाइम पर अपना आंसर दे लो, फिर आगे जाओ। ईमानदारी जरूरी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए इस योजना को जो है जून 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम जब लॉन्च की गई थी तो इनिशियली इसमें 5000 करोड़ रुपए के लोन, 5000 करोड़ रुपए लोन के रूप में, ठीक है, बांटना था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर टोटल 8100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इतना लोन बांटना, पहले इसकी जो डेडलाइन हुआ करती थी मार्च 2022 हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। तो दोनों चीज़ें याद रखना, पहले की डेडलाइन, बाद की डेडलाइन। कब लॉन्च किया गया था, पहले कितना लोन बांटना था, बाद में कितना लोन बांटना था, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज इन इंडिया? किस बैंक ने हाल ही में भारत में एमएसएमईज के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। दो आप लोग आंसर दो आप लोग, पहले आप लोग इसका आंसर दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने इंडिया में एमएसएमई इकोसिस्टम को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए अपने साथ साथ दूसरे बैंकों के कस्टमर के लिए भी, ये ध्यान रखना, अपने साथ साथ दूसरे बैंकों के कस्टमर के लिए भी इंडिया का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो एमएसएमईज के लिए जो है वो लॉन्च किया है। और इसमें बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इंक्लूड की गई हैं। और ये जो भी इकोसिस्टम है ये मुख्यतः मेनली 3 चीज़ों पर काम करेगा, ठीक है। एमएसएमईज को भी बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हो या ना हो, दूसरे बैंकों को या दूसरे बैंकों के कस्टमर के लिए भी ये सुविधा रहेगी, ठीक है ना। सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर को इनहेंस्ड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी इसके तहत में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम एमएसएमईज के लिए अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोग कमेंट कर बताओगे।
और इसके एमडी और सीईओ ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट, सेबी हैज़ रिड्यूस्ड द टाइम टेकन फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड INVITs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू टू 6 वर्किंग डेज फ्रॉम द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द 12 वर्किंग डेज। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर विच डेट। सेबी ने इशू बंद होने के बाद REIT और इन्विट के आवंटन और लिस्टिंग में लगने वाले समय को 12 कार्य दिवसों की वर्तमान आवश्यकता से घटाकर 6 कार्य दिवस कर दिया गया। यह किस तारीख से लागू होगा? इसमें 2 बातें बताई गई हैं। एक बात तो ये बताई गई कि पहले 12 वर्किंग डेज था, अब इसे बाद में घटाकर 6 वर्किंग डेज कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम कर किया जा सकता है कि 12 से घटाकर कितना किया गया। ठीक है, ये याद रखना ये चीज़ें। और ये किस डेट से एप्लीकेबल है, फिलहाल ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका आंसर बताओगे। पहले आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक ना। ये दोनों चीज़ें याद रखना, पहले 12 वर्किंग डेज फिर 6 वर्किंग डेज। ठीक, तो ये किस तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा, किस तारीख से एप्लीकेबल होने के लिए ये बोला गया था। तो ये जो है 1 जून 2022 ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 2022 ऑप्शन नंबर ए से जो है ये लागू हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे, बस पहले 12 दिन लगते थे, घटाकर 6 दिन कर दिया गया है। 1 जून 2022 ये प्रभावी हो गया है। इतना इसमें हम जानते हैं, बहुत इन डेप्थ वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। REITs और इन्वेट्स की हम लोग बात करें तो ये म्यूचुअल फंड के तरीके से ही एक इन्वेस्टमेंट करने का मतलब तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है। ठीक है, और इसके सब में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1 जून 2022। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। और आज रिवीजन क्लास की हमारी जो चौथी क्लास थी, इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने नंबर आए ये आप लोग कमेंट कर अब आप लोग बताओगे। और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली रिवीजन क्लासेस में। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे, और जो भी रिवीजन क्लासेस कराई जा रही हैं उसको ध्यान से देखो, चीज़ों को रिवाइज करो। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।